डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी है 2009 और 2006 की जो पॉलिसी थी, उसी के बीच में ये 2005 में हमारी हमारे जो डायरेक्टरेट है या जो हमारी एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है, डेफिनेटली उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी कोई पॉलिसी बनाए लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर हम अपने इश्यूज को डिस्कस कर सके, कोई फ्रेमवर्क बनाए। तो बेसिकली ये 2006 में ये पॉलिसी जो है वो सही तरह से ये बनी और 2014 में ये रिवाइज हुई है। 2006 से 2014 के बीच ये बनी है और रिवाइज हुई है, उसके बाद 2023 में रिवाइज हुई है। अब ये जो मैं एस्टिमेट्स कुछ लेकर आई हूँ, स्टेटिस्टिकल जो एस्टिमेट्स हैं वो 2023 के बिल्कुल रिसेंट एस्टिमेट्स हैं, जो सेकंड जो मेरे पास जो इनका है रिवाइज जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। इनके मुताबिक देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की जो लिटरेसी रेट है 2017 में ये 53% है। 2023 में ये पॉलिसी रिवाइज हुई है और इनके पास 2017 के एस्टिमेट्स हैं 53%। अब अगर आप गूगल में जाके देखें कि गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिसी जो लिटरेसी रेट है ये कितनी है, तो वो कहीं पे 65%, कहीं पे 72%, 71% जो कि हुंजा का है, इस तरह से बताते हैं। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ये ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें इन जर्नल गिलगित बल्तिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी जो लिटरेसी रेट है वो 53% है 2017 के हिसाब से, जहाँ पे मेल्स की जो रेट रेशियो है वो 66% है और फीमेल्स की 42% है। आप देख सकते हैं कि अब भी फीमेल्स जो है वो उनके और मेल्स के बीच में एक बहुत ही जो है नजर आने वाला जो गैप जो है हमें नजर आ रहा है। हम तो जाहिर है गिलगित के अंदर रहते हुए हम कहेंगे कि ये तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो हर घर के बच्चियां पड़ी हुई हैं और हर घर के, लेकिन यहाँ पे देखे आगे जब हम देखेंगे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी वजह से ये लिटरेसी रेट के अंदर इतनी जो है वो गैप आया हुआ है। 4 districts in Gilgit-Baltistan exceed the overall 60% literacy ratio, including Hunza 71% है, गिलगित सिटी जो है वो 67% जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, निगर 66% और गिजर 64%। ये 60 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है इनकी बड़ी अच्छी जो है वो लिटरेसी रेट जा रही है। नोटेबली फीमेल लिटरेसी इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स इज कमेंडेबल विद हुंजा एट 66%, गिलगित निगर जो है 57% और गिजर 54%। अब अगेन देखें, अगर अब तक तो मेरा जो परसेप्शन बना था, आई डोंट नो, मैं जब भी जाती थी बड़ी एक्साइटेड होके कहती थी कि हम 99% हमारी लिटरेसी रेट है, उनके के अंदर 99% जो है खवातीन की जो लिटरेसी रेट है वो इतनी है। लेकिन ये जो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एक RSP और एक UIB और इन सब की जो है मिलजुल के इन्होंने इसको बनाया, इसको मुर्तब किया। इनके जो लोग इसके अंदर जो है जिन्होंने पार्ट लिया है वो बहुत ही वेल नोन जो है ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है। अब उनके मुताबिक ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं इनको देख के तो मैं सरप्राइज हूँ। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो शायद थोड़ा सा हम एग्जिजरेट कर देते हैं बातों को। Despite achievements, education progress in Gilgit-Baltistan is uneven, marked by growing inequality within the across districts and social groups. Different districts और social groups में जो है अनइक्वेलिटी स्टिल पाई जाती है। जैसा कि देखे दियामर जो है उसमें अभी भी फीमेल की लिटरेसी रेट 11% है। अब तक जो मेरा परसेप्शन था वो ये था, मैं ये समझ रही थी क्योंकि मैंने दियामर के हवाले से थोड़ा सा काम किया है, मैंने पढ़ा है इसको, तो मुझे ये लग रहा था कि दियामर वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी वजह से हमारी लिटरेसी रेट डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं दियामर से ज्यादा फिर गांची में 34% है, शिगर में 36% एंड खरमंग 37%। दैट्स मीन कि जो सिकरदू का जो रीजन है इसके अंदर भी 3 डिफरेंट जो है इजला के अंदर ये इशू बहुत ही हाईलाइटेड होके नजर आ रहा है, जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा देखें द रीजन स्ट्रगल टू इनरोल 34% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें 3 से 16 साल के बच्चे जो है वो स्टिल बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का ये इशू फेस कर रहे हैं, जिसके अंदर देखें आप अस्तोर जो है हाईएस्ट परसेंटेज पर है, जिसके अंदर 42% अस्तोर के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से स्टिल और 22% रिस्पेक्टिवली दियामर में 42% है और अस्तोर 22% है। Out of school girls in Myanmar are particularly high at 49% compared to 35% for boys. तो ये
स्लाइड जो है आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ें क्योंकि ये बहुत रिसेंट एस्टिमेट्स हैं। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी ग्रुप में। सर जो है आप तक पहुँचा देंगे। आप इनको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें पता होनी चाहिए कि हम जिस इलाके में रहते हैं उसकी जो है इस तरह की एस्टिमेट्स वो किस तरह से आ रही है। ठीक है? अब जो है इस स्ट्रेटेजी के पीछे का जो है मकसद जो था वो बेसिकली 2 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स में इसको डिवाइड किया गया था 2005 और 6 में जब ये इसको बना रहे थे तब इनके जो 2 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो ज़ाहिर है एक रोड मैप देना था एजुकेशन सेक्टर गिलगित बल्तिस्तान को ताकि वो अपनी एरिया के हिसाब से एरिया की जो यूनिकनेस है, यहाँ की जो हार्डनेस है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है और यहाँ के अंदर जिस तरह के सिचुएशन से हम देखो आप सब इस बात से एग्री करते होंगे। अगर आपको 2005 और 2004-3 के वाकयात याद हैं, मैं क्योंकि उस वक्त हाई स्कूल में थी और मैं कॉलेज में थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तकरीबन हमारी हाई स्कूल और कॉलेज के जो थे हमने घर पे बैठ के वो साल गुजारे हैं। गिलगित की जो हालात थे वो इतने खराब थे। इन सिचुएशंस में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो सेक्टर था वो एजुकेशन था क्योंकि जब हालात खराब होते थे तो बंद रहता था सब कुछ। ठीक है? सारा निजाम दरहम बरहम। तो वो जो हालात थे वो जो भी था उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपनी एक पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और दूसरा था synchronization with the key elements of national educational policy, making it more context specific to the requirements of गिलगित बल्तिस्तान। तो हमने जरा ये देखना था कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के जो की एलिमेंट्स हैं उसके कैसे हम गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनके रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम इनको फिट कर सकें। ठीक है? एजुकेशनल बैकग्राउंड जरा टच कर लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस डॉक्यूमेंट के मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लिए इसलिए रखे हैं ताकि ये मुझे लगा क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी एक लॉन्च की हुई डॉक्यूमेंट है, उनकी अपनी प्रपोज की हुई डॉक्यूमेंट है, तो इससे बेहतर आपके पास रेफरेंस कोई नहीं हो सकता जब आपसे इंटरव्यू में कोई इस हवाले से सवाल पूछा जाए। और वैसे भी बीइंग अ टीचर आपको फिंगर टिप्स पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए अपने रीजन इलाके के लिहाज से, जो कि आपको इंट्रो में या उसके अलावा भी आपसे इन जनरल भी पूछा जा सकता है कि आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ की एजुकेशनल ओवरऑल उसके अंदर किस तरह के फ्लॉज हैं, किस तरह के गैप्स हैं, ओवरऑल क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। The Gilgit Baltistan government oversees diverse system of our 2285 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है? ये EMIS जो है उनकी एक रिपोर्ट जो कि 2012 में आई थी उसके मुताबिक है कंप्राइजिंग गवर्नमेंट स्कूल एक ESP स्कूल्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि इन टोटल ये कोई 22,085 स्कूल्स इन टोटल बन जाते हैं। Non-state sector significance. The non-state sector notably AK ESP schools and social action program schools जो कि अंडर बेसिक एजुकेशनल कम्युनिटी स्कूल्स अब काम कर रहे हैं वो अच्छा रोल किरदार अदा करते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने में, स्पेशली गर्ल्स की जो एजुकेशन है और जो है उनको इंकरेज करने में। और आप देख सकते हैं KRSP का तो इसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन. Recent years have witnessed noticeable enhancement in education provision in Gilgit-Baltistan. Adult literacy rate, the adult literacy rate as of 2005 or 6 stands at 53%. ठीक है? तो 2005 और 6 के मुताबिक अडल्ट लिटरेसी रेट जो हमारी है वो 53% है, शोइंग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 38% इन 1998 सेंसस एंड जेंडर पर Actually, improvements male 64% है, female 41% है. Enrollment rates. While enrollments having steadily increased, the net enrollment rate for primary level is 52%. ये इनकी रिपोर्ट के मुताबिक है। तो ये हमारी जो नेशनल जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेट जो उन्होंने नेशनल जो हमारी ग्रोथ इनरोलमेंट रेट 65% है उससे नोटिसेबली ये कम शो कर रहा है। तो हम ये जो विजन गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशनल स्ट्रेटेजी 2015 और 2030 है ये इन तमाम चीजों के ऊपर अब काम करेगा फर्दर। जेंडर पार्टी इंडेक्स. The gender party index for primary education is 0.86 in line with the national figure but relatively low. ठीक है? अब जेंडर के बीच में जो इंडेक्स इन्होंने जो दिया है पोस्ट मेट्रिकुलेशन एजुकेशन है
There are 61 higher secondary schools and colleges offering intermediate. टोटल कितने हैं? 61 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस इन टोटल हैं, जो कि क्लास जो है हायर सेकेंडरी की जो दोनों क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं, और बैचलर्स की जो क्लासेस पढ़ाते हैं, जो कि अब खत्म हो चुका है। विद प्राइवेट कॉलेज शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, केयू ऑफर्स मास्टर्स डिग्री एंड, क्योंकि ये पुरानी बात है, क्योंकि केयू में तो अब पीएचडी की भी डिग्री ऑफर हो रही है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन इन गिलगित बल्तिस्तान बाय 2030। अब इन्होंने असल में इस पूरे जो डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने 3 एरियाज को फोकस किया है, जो 3 ब्रॉडर एरियाज, ठीक है। एक है एक्सेस एंड इक्विटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है, दूसरा इनका है क्वालिटी एंड रिलीवेंस है, और तीसरा इनका है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है। बीच बीच में मेरी कुछ समटाइम जबान जो है वो ट्विस्ट कर जाती है, मैं कुछ वर्ड्स जो है उसमें वो कर जाती हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक्सेस एंड इक्विटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब जो इनका पहला 3 बेसिक, देखिए 3 की जो है इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं इस पूरी पॉलिसी के अंदर। 3 मेजर एरियाज है, एक्सेस एंड इक्विटी, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो जेंडर इक्विटी थ्रू आउट द होल एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। जो इन्होंने चीजों को सामने रखना है वो है जेंडर इक्विटी रखनी है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, व्हाट कम्स इन योर माइंड? क्या आता है आपके जहन में, क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल 4 है, इसके अंदर जो फर्दर जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंदर इंक्लूसिविटी का जिक्र किया गया है। आपको नेक्स्ट किसी क्लास में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर गोल 4 के अंदर जो इंक्लूसिविटी की बात की गई है, स्कूलों को इंक्लूसिव बनाना, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? एनीवन जो बताना चाहे? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी, या सबके सब मोबाइल ऑन करके इधर उधर गए हो काम करने? जी मैम, आवाज आ रही है। तो कोई आंसर देना चाहेगा? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, क्या आता है? मैम ये वो एजुकेशन होती है जिसमें हमें वीक और टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उन सबको मिला के पढ़ाना होता है, मिला के चलाना होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल के हिसाब से जो इंक्लूसिविटी का जो जिक्र किया गया है, इंक्लूजन को की जो डेफिनेशन की गई है एक्चुअली, उसका मतलब ये है, 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। एक, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे माइनर डिसेबिलिटीज के साथ, जो जिनको हम क्लासरूम्स में रख रहे होते हैं, इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, विजन के लिहाज से जिनको इश्यूज होती हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स के साथ बच्चे आ जाते हैं, या कुछ बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ आ जाते हैं, ऑल्दो मेंटली वो नॉर्मल हैं। तो एक इंक्लूजन तो ये कि हम उन बच्चों को, बजाय इसके कि हम उनके लिए स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स बना के उनको एक अलग तरह के मखलूक समझ के, क्योंकि ये जो है ओवरऑल यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके अगेंस्ट हैं कि आप किसी खास जो है सेक्ट से बिलोंग करने वाले लोगों को आप अलग करके रख रहे हो, तो इनको ले आना मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर, इन बच्चों को इंक्लूड करना, इनको नॉर्मल क्लासरूम्स के अंदर बिठा के पढ़ाना। तो इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन होना होगा, इतना हमारे करिकुलम के ऊपर हमें काम करना होगा कि हम इन बच्चों को इंक्लूसिवली पढ़ा सकें। दूसरा जो है, ओके नो स्लाइड्स, दूसरा जो है वो है जेंडर इक्वालिटी, यानी खवातीन और मर्दों को, लड़कियों को और बच्चों को हम जो है इक्वली ट्रीट कर सके। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इसलिए आया है क्योंकि अब भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में खवातीन को
वो मकाम बेटियों को वो मकाम नहीं मिल रहा जो बेटों को मिलता है। तो किसी तरह से औरत ख़वातीन जो लड़कियां हैं इनको भी माइनॉरिटीज में तस्वुर किया जाता है। तीसरा जो है माइनॉरिटीज के अंदर फिर कौन आते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं और या ये इन टर्म्स ऑफ जो के नॉन मुस्लिम्स होते हैं माइनॉरिटीज, इन सबको अपने स्कूलों के अंदर लाना और इनको इक्वली ट्रीट करना, इसको इंक्लूसिविटी कहते हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो, अब स्पेशल सेंटर्स फॉर दोज लर्नर्स हु कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस हवाले से जो एक वो आई है, जो एक जो है कमेंटेबल एक प्रोग्रेस हुई है, वो ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो गिलगित के तमाम स्कूलों के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, और इसमें 25 स्कूल्स को पहले टारगेट ये लोग करेंगे जो बड़े स्कूल्स हैं, इनके अंदर इन्होंने ये सोचा है कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएं जिसके अंदर हम स्पेशल चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के साथ इनको ट्रीट करें और उनको बाद में नॉर्मल क्लासरूम्स के अंदर लेकर आए, यानी एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम चलाएं। ठीक है। एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑल फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो है फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, या ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है, या अभी ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो मेन पॉइंट है, ये हमारी जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसका नारा लगता आया है। तो ये कुछ ऐसा है जो वहां से लिया गया है। ठीक है। एक्सेस टू फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिकुलेशन, ये भी हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। एक्सेस टू एजुकेशन बियॉन्ड मैट्रिकुलेशन फॉर ऑल हु विश to establishment of colleges and provision of scholarships and other financial incentives for needy families. Distance learning opportunities available for all. Education considered to be a lifelong process. ये जो point है, ये जो particular objective उन्होंने कहा है कि distance लर्निंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ऑल जो है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये अभी तक इस पे जीरो काम हुआ है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्वालिटी एंड रिलीजन। जी अच्छा मैम, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मैं यहाँ पर एक टर्म मैंने देखा था, उसको हमारा थोड़ा सा मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये एक्सेस टू इक्विटी यहाँ पे लिखा होता है ना, एंड इक्विटी, तो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इक्वलिटी और इक्विटी में इक्वलिटी ये है मैम कि अगर क्लास में अगर 100 रुपये मैंने 5 बंदों में तकसीम करने हैं, 100 रुपये, तो मैं उसको 20-20 रुपये हर एक को दूंगा, तो ये मेरी इक्वलिटी है। जी। अच्छा, जबकि इक्विटी से मुराद ये है कि वहाँ पर मैं देखूंगा कि 20 में से, वो 5 बंदों में से 2 बच्चे इंतहाई डिजर्विंग पर्सन्स हैं, अभी मैं उनको ज़्यादा दूंगा। अभी मैं उनको, इनमें से 2 बंदे ऐसे थे जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी जो उस एलिजिबल नहीं, इस क्राइटेरिया में नहीं आते थे, उनकी ज़रूरत तो इस चीज़ की जो है ना, तो फिर मैं वो इस चीज़ भी जिसकी जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है उसको देना, दैट इज़ नोन एज इक्विटी। बिल्कुल सही आपने कहा सर, थैंक यू सो मच। मैं जब आप बता रहे थे तो मैं हंस रही थी, बिकॉज जब हमारा कंप्रिहेंसिव का एग्जाम हो रहा था तो सवाल इसी तरह से आया था। 25 नंबर का सवाल था कि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस, और इसको आप कैसे जो है फिलोसफिकल उसमें और ये वो। तो मुझे अब भी याद आ रहा है कि हमें ये 2 लफ्ज, क्योंकि हम शुरू से इनको एक सिनोनिम के तौर पर पढ़ते आए हैं, या हम इस तरह से लेते आए हैं, हम कभी इन डिटेल नहीं गए हैं कि एक्चुअल जो एक छोटा सा डिफरेंस, तो स्लाइटली डिफरेंस जो इन 2 अल्फाज के अंदर हो सकता है बीच में, वो क्या है। तो हम सब सर यकीन जाने कंप्रिहेंसिव के एग्जाम में इन 2 अल्फाज ने हमें बड़ा परेशान किया हुआ था। तो थैंक यू सो मच, जो आपने इतना सिंपल से अच्छे से एग्जांपल के साथ ये समझाया। तो डेफिनेटली एक्सेस एंड इक्विटी का मतलब ये है कि जो ज्यादा डिजर्विंग है उनको ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रिक्ट दियामर में ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो शायद हमें वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की जरूरत है, वहां के हवाले से हमें ज्यादा कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो है, थैंक यू सो मच, ये जो आपने लफ्ज बताया, अब ये और ज्यादा बामकसद डिस्कशन हो गई है। क्वालिटी एंड रिलीवेंस,
ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लर्नर्स एजुकेशन विद द मदर टंग। याद रखें कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स इस पर्टिकुलर जो विजन 2030 के अंदर जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि पहले 3 सालों में लर्नर को जब समझाना हो, यानी प्री स्कूल जो उनका होता है, या आप कह सकते हैं कच्ची जो है, या जो ईसीडी जो है, इसके अंदर आप मदर टंग यूज कर सकते हैं। इस तरह के बड़े डिबेट्स होते हैं कि क्या इन क्लासरूम्स के अंदर, जैसा कि रिसर्चेज हुए हैं इस हवाले से कि जो ईसीडी की टीचर है उसकी प्रोफिशिएंसीज, जो टीचर्स की जो अदर प्रोफिशिएंसीज होती हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर एक यही चीज भी होनी चाहिए कि वो मल्टीलैंग्वेज हो, उसको एक से ज्यादा जबानों पे अबूर हासिल हो, जैसा कि ब्रुशिस की शिना है और ख्वार है और जितनी बल्ती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिसर्चेस इस बिहाफ पे हुए हैं कि जो टीचर्स प्री स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ पे उनके पास बच्चे घर से डायरेक्ट स्कूल में आते हैं, तो वो जो इनिशियल डेज होते हैं स्कूल के, इनमें चीजों को समझने में बच्चों को बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। वहां पे अगर आप आते ही बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे या आप बच्चों के साथ उर्दू में बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ वो चीजें बच्चे मिस कर जाएं जो कि उनको समझ आना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ के वो लैंग्वेज के चक्कर में पड़े। तो यहाँ पे ये इन्होंने कहा है कि मदर टंग, और जहाँ पे फिर जैसे जैसे लोकल जो डिसीजन है या आपकी जो कम्युनिटी की जो नीड है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उर्दू और इंग्लिश की तरफ जो है वो जा सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में डेफिनेटली आप उर्दू और इंग्लिश ही की तरफ जाते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव स्टूडेंट सेंटर लर्निंग विद अ फोकस नॉट जस्ट ऑन नॉलेज बट आल्सो ऑन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। अब ये इनका एक गोल है, इनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज को हम टीचर सेंटर से मूव कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि हम इसको स्टूडेंट सेंटर बनाए, जिसके अंदर हम बच्चों के अंदर ये स्किल्स पैदा कर सकें। अब आगे जाके इन्होंने जो डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया है, ये चाह रहे हैं ये सर्विस, इन सर्विस और प्री सर्विसेज से ट्रेनिंग्स कराएं, जिनके अंदर टीचर्स को टीचिंग मेथोडोलॉजीज के हवाले से उनकी जो है वो जो उनको जो चीजों में उनको कंफ्यूजन है या किसी लिहाज से उनको इस हवाले से नहीं पता, उनको ट्रेनिंग मिल सके। करिकुलम, लर्निंग मटेरियल एंड असेसमेंट सिस्टम एट ऑल लेवल्स रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। आई डोंट नो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे इतना हम बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं कि हम करिकुलम को, लर्निंग मटेरियल और असेसमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो क्या आप कोई चेंजेस देख रहे हैं 2005 से लेकर अब 2024 में हम हैं? आप टीचर्स हैं, आप बेहतर मुझे बता सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त स्कूलों के अंदर। क्या असेसमेंट सिस्टम में चेंजेस आए हैं आपके ख्याल में? जो कि ये डॉक्यूमेंट जो है 2005 में ये क्लेम कर रहा है, 2014 के में या इस तरह से ये क्लेम कर रहा है या ये होप जाहिर कर रहा है कि इनमें चेंजेस लाए, तो क्या चेंजेस आई हैं? अच्छा मैम, मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये असेसमेंट के हवाले से पिछले ये कंसेक्टिव 2 ईयर्स में हमारे पास एक परफार्मा मिल जाता है। उसमें जो है बच्चे की जो हम इफ़ेक्टिव डोमेन और इफ़ेक्टिव डोमेन के हवाले से जो है ना एक अलग मार्क्स रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्लास के अंदर कौन सा बच्चा जो है ना उसका क्या रोल रहा है इंटरेक्शन में, पार्टिसिपेशन में, ओवरऑल इसके एथिकल वैल्यूज़ वगैरह चेक करने में। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा होता है कि ये हमें जो है ना एग्ज़ाम से एक दिन पहले, यानी एक हफ्ता शरा पहले ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो फिर हमारे जो टीचर भी इतनी लेजनेस दिखाते हैं कि अगर मैं लेट सपोज वो बच्चे को देखे बगैर, अच्छा बच्चे जब तक सामने नहीं हो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर अब अपॉइंट हुआ है या ट्रांसफ़र हो गया है, उसका महीना नहीं हुआ है, बच्चे का नाम भी याद नहीं है, वो उसको चुपके से मार्क्स देता है। मतलब कि उसके ऊपर से 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि उसने ऊपर जल्दी फिल करके आगे जमा करवाना है। वो एक रिपोर्टिंग एक को सिस्टम होता है ना, मैंने एचएम को दे दिया, एचएम ने जो है ना आगे डीडी को दिया, डीडी ने आगे जो है ना एग्ज़ाम बोर्ड पहुंचा दिया है तरीका अच्छा। लेकिन इसका जो है ना ओवरऑल इंस्पेक्शन का जो मेथड है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेक करता है। अदरवाइज़ ये असेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली आई है और असाइनमेंट का एक वो आया है, पहले ऐसा नहीं होता था। रिफॉर्म्स आ रही हैं बहरहाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर वही बात है ना सर कि अकाउंटेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी चेक के लिए
जब तक हम कोई इस तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम न रखें, जैसा कि मुझे तो ये लगता है, जो मेरा पर्सनल अगर आप एक पर्सपेक्टिव देखें तो जो प्रमोशंस होती हैं या जो सैलरीज के अंदर जो इंक्रीमेंट्स मिलती हैं, वो तो इस पे आपको मिलनी चाहिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो इसका सिस्टम बनने तक मेरे साथ हम जो है वो लेट कर रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम में चेंज आया है तो लिसनिंग दिस, एक बहुत अच्छा आपने एक बात बताई कि एक्टिव डोमेन के ऊपर अगर काम हो रहा है तो इंशाल्लाह आगे जाके हम और होप कर सकते हैं कि और बेहतरियां आएंगी। कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड क्लासरूम्स, तो इन्होंने 2005-6 में इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव अपना दिया था कि कंप्यूटर को हम कॉलेजेस और स्कूल्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएंगे। कंप्यूटर्स ब्लेड्स अगर गिरगिट के स्कूलों के अंदर भी अगर हैं भी, तो वो बच्चों की रीच से में अभी भी बच्चे रीच इस तरह से नहीं कर पाते उन तक, उनके अप्रोच में नहीं है, या टीचर नहीं है स्कूल में, या इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, या इसलिए टीचर्स हाथ लगाने नहीं देते हैं, कंप्यूटर लैब में उनको लेकर नहीं जाते हैं कि आप कोई चीज तोड़ोगे या कोई चीज मिसयूज करोगे। तो बहरहाल ये भी इसका एक हिस्सा था। ठीक है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, status of teacher raised through analyze salary level by comparison with other professions where applicable. Salaries and promotions for teachers will be linked to both level of qualification and classroom performance. इस लास्ट वाले इसको तो मैं समझती हूँ कि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि टीचर्स की सैलरीज और प्रमोशन, ये वही बात हुई जो मैं अभी बता रही थी कि काश ऐसा, तो आई डोंट थिंक सैलरीज और प्रमोशंस इस बिहाफ पे मिल रहे हो आपकी क्वालिफिकेशन और क्लासरूम पर। हाँ, क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल में आपकी एमफिल, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्री के लिए कुछ अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन प्रमोशन में मुझे नहीं लगता कि क्लासरूम परफॉर्मेंस आपकी किसी तरह से चेक की जाती है या उस लिहाज से आपको किसी तरह से इवॉल्वेट किया जाता है। Quality of teaching improved to strengthen pre-service and in-service training programs with additional teacher training colleges established. अब इनका यही वो रहा कि टीचर की जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को ये इम्प्रूव करेंगे प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग के साथ। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन टीचर्स को जहाँ पे जो है वो रिमोट एरियाज और डिफिकल्ट एरियाज में काम करने वाले टीचर्स को